It is a business and people have right to invest anywhere in any company. As far as law is concerned, there even I have right to purchase the share of your company. We are ready for any investigation. सवाल बहुत सीधा सा है नितिन गडकरी साहब को लेकर मेरे हिसाब से, और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको बता सकता हूं, सवाल अभी भी बहुत पॉलिटिकल है। इसलिए है क्योंकि नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तमाम ऐसी खबरें काफी लंबे वक्त से आती रही थी कि इनको एक सेकेंड टर्म का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि ये दूसरी बार भी लगातार बने रह सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष पद पर। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब कुछ आरोप लगने के बाद, जिसकी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से जांच शुरू हो गई है, क्या नितिन गडकरी को पहले तो अपनी प्रेजेंट पोजीशन पर बने रहना चाहिए, या नितिन गडकरी को प्रेजेंट पोजीशन के बाद जो सेकेंड टर्म की बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, क्या उन्हें वो अब मिल सकता है? ये दो बुनियादी बातें उठा रहा हूं। सबसे पहले आपको सिंपली हमेशा की तरह सरलता से कोशिश करूंगा समझाने की कि नितिन गडकरी पर आरोप आखिरकार है क्या। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए गडकरी ने एक कंपनी को ठेके दिलवाए। ये तब थे जब बीजेपी सेना अलायंस की सरकार थी महाराष्ट्र में और नितिन गडकरी उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। कंपनी का नाम आइडियल रोड बिल्डर्स, में पूरी सरलता से समझाना ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइए आंकड़ों और बयानों के बीच में। बदले में आईआरबी आइडियल रोड बिल्डर्स ने पूर्ति ग्रुप को 165 करोड़ का लोन दिया, जिसमें कि आपको पता है कि नितिन गडकरी साहब का स्टेक है। पूर्ति ग्रुप में पैसा लगाने वाली कई कंपनीज जो हैं वो फर्जी हैं, यानी कि उनका बेस अगर आप देखिए तो उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नजर आता है। पूर्ति ग्रुप के डायरेक्टर रह चुके हैं नितिन गडकरी। अब ये सारे जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। फर्जी कंपनियों ने एक दूसरे में ही पैसा लगाया। ये टिपिकल बिजनेस के जो क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी तस्वीर है कि एक कंपनी से आप पैसा निकालते हैं, दूसरे में लगाते हैं, वही दूसरी कंपनी जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है वो पहली वाली को रीलोन कर देती है। तमाम तरीके हैं। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इस कार्यक्रम को देख रहा होगा या कंपनी सेक्रेटरी, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब उसके बाद आरोप, एक कंपनी का डायरेक्टर जो है वो गडकरी का ड्राइवर निकलता है, यानी कि अपने घर के लोगों को आप, हर कंपनी को डायरेक्टर्स की आवश्यकता होती है, अपने लोगों को आप डायरेक्टर्स बनाते हैं तो आपने अपने ड्राइवर को वो औहदा दे दिया अपनी कंपनी में। ये हैं बेसिक चार्जेस जो नितिन गडकरी साहब के ऊपर। अब जिस कंपनी से उन्होंने उधार लिया, अब ये नए सवाल खड़े हो रहे हैं इसी सीक्वेंस में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना सरल हो सके उतना सरल बनाकर आपको समझाऊं। उसी को कर्ज कैसे दे दिया? तो सवाल ये उठ रहा है कि आपने शुरुआत में देखा होगा कि कंपनी से उन्होंने लोन लिया, बाद में उसी को लोन दे देते हैं वो। रीजेंसी एक्विफिन ने पूर्ति के 4 करोड़ शेयर खरीदे। उन तमाम कंपनियों में से एक कंपनी है रीजेंसी एक्विफिन, इसने 4 करोड़ शेयर खरीदे। रीजेंसी एक्विफिन को ही गडकरी ने 26 लाख रुपए का उधार दिया। अब ये यहां से ये सीक्वेंस शुरू हो रहा है कि किस कंपनी से आप पैसा ले रहे हैं, वापस किस कंपनी को दे रहे हैं। पूर्ति ग्रुप ने रीजेंसी एक्विफिन को 95 लाख रुपए उधार दिए, यानी कि आप इसी कंपनी को एक तरह से रीफंड कर रहे हैं। मतलब रीफंड से मतलब पैसा वापसी नहीं, लेकिन वापस उसमें पैसा डाल रहे हैं उधार के तौर पर। उस कंपनी को उधार क्यों दिया जिससे आपने पहले खुद पैसा लिया था? ये नया मामला है। क्या रीजेंसी एक्विफिन खुद गडकरी की ही कंपनी है? क्या ये कंपनियों के पीछे खुद नितिन गडकरी हैं? और जैसा मैंने कहा कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस कोई नई बात नहीं है, ये आपस में ही ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। तो ये तस्वीर है नितिन गडकरी के ऊपर लगने वाले चार्जेस की, आरोपों की। अब इसका सियासी असर, जिससे मैंने अपने इस प्रोग्राम की बात रखी थी, सियासी असर यह है कि क्या नितिन गडकरी, पहली तो बात यह है कि जिस पोजीशन पे इस वक्त है क्या उस पर बने रह पाएंगे नितिन गडकरी, और दूसरी बात यह है कि जो तमाम खबरें उनके एक एक्सटेंशन पाने की बताई जा रही थी कि वो बीजेपी के प्रेसिडेंट वापस बने रहेंगे अगले 2 साल के लिए, क्योंकि ये चुनावी साल आने वाला है। कभी मत भूलिएगा, अगर 2014 में चुनाव होते हैं उस वक्त नितिन गडकरी जो है बीजेपी के प्रेसिडेंट होंगे।
क्या वो एक्सटेंशन इस मौजूदा माहौल में उनको मिलेगा? औपचारिक तौर पर बीजेपी और आरएसएस दोनों इस वक्त नितिन गडकरी के पीछे खड़ी नजर आ रही। लगता है आरएसएस के दरबार में गडकरी की पेशी रंग ला रही है। कई आरएसएस नेताओं को लग रहा है कि गडकरी पर आरोप राजनीतिक हैं और यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए हैं। आरएसएस को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है और जहां तक आप आरोप को गंभीर बताते हैं, वो आरोप करने वाले कौन है इस पर निर्भर करता है। राम जेठमलानी ने नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। अकेले व्यक्ति हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिन्होंने पहले दिन कहा कि ये तो मेरी सफाई है, लेकिन जांच एजेंसियां तो सारी आपके पास हैं। मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, जिस एजेंसी से चाहो जांच करवा लो, कहीं कुछ गलत नहीं किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी अभी गडकरी के बारे में कोई फैसला कर हिमाचल प्रदेश चुनाव में मुद्दा नहीं बनाना चाहती है, लेकिन ये जरूर है कि दिसंबर में कार्यकाल खत्म होने के बाद गडकरी का दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनना अब नामुमकिन लगता है। गडकरी पर नए खुलासों से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं में ये आम राय बन गई थी कि उन्हें दोबारा कार्यकाल दिया जाएगा। इसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि वो ये तय नहीं कर पाए थे कि अगर गडकरी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर उनकी जगह कौन लेगा। आज भी कमोबेश हालात वही हैं, इसलिए लगता है कि गडकरी के बारे में अंतिम फैसला होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो आज के अपने पैनल से मैं आपको मिलाता हूं। मेरे साथ सुधांशु मित्तल साहब मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ संजय सिंह मौजूद है जो कि अरविंद केजरीवाल के साथी है, इनके सिंह होंगे। मेरे साथ जो कि जनरल सेक्रेटरी है ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन के, महाबल मिश्रा हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि फिर आखिर यहां से नितिन गडकरी का होगा क्या। सुधांशु, मैं आपसे शुरू करूंगा। स्वाभाविक है, अभिज्ञान में ऑफिशियल डिफेंस तो है इस वक्त नितिन गडकरी नहीं, मैं पहले अभी जो आपने भूमिका बांधी, हाँ। उसी भूमिका के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हाँ। आपने कहा नितिन गडकरी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, और उन्होंने एक कंपनी को ठेके दिलवाए और उसी कंपनी से लोन लिया, और यही गलती है, यही कहा आपने। अब कुछ तथ्य आप भी समझ लीजिए। बताइए। नितिन गडकरी कब मंत्री थे? 95 से लेकर 99 है। 165 करोड़ का लोन जो है वो कब दिया गया? 10 मार्च 2010, 11 साल बाद। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हर चीज किस चश्मे से देखनी है ये हमें तय करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आज की आज के राजनीतिक व्यवस्था में हर राजनीतिक व्यक्ति की विश्वसनीयता इतनी कम हो चुकी है कि आप उस पर कुछ भी फेंक दीजिए, उस पर चिपकेगा। ठीक है, ये मौजूदा माहौल है। मैं सिर्फ वो मौजूदा माहौल है मानता हूं। मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं जी। गडकरी जी वाला पूरा केस देख लीजिए आप। हाँ। इल्जाम है व्यवसायिक अनियमितताओं के, इल्जाम है भ्रष्टाचार के नहीं है, पद के दुरुपयोग के नहीं है। ठीक है, जब किसी पे इल्जाम लगते हैं तो उसका क्या सही तरीका होता है कि भाई उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और जांच में जो जना दोषी पाया जाए उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, वो जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की शुरू हो गई। देखिए नहीं, अक्सर लोग क्या कहते हैं, जो अभी तक कांग्रेस का हर चीज पे स्टैंड रहा है कि जहां जांच की बात आती है, नहीं इसमें जांच होनी नहीं चाहिए, इसमें जांच नहीं होनी चाहिए। कोई प्राइवेट सिटीजन हो जाता है, कोई वीरभद्र जी वाला जैसा किस्सा ले लीजिए। मेरा कहना है नितिन गडकरी जी का क्या रिस्पॉन्स है? उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ जितने इल्जाम हैं गलत हैं, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, और अगर मेरे जांच में दोषी पाया गया मैं, तो ना केवल मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन से भी इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, ये क्या गलत है? किसी भी सुधांशु मित्तल, मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है एक रिपोर्टर के तौर पर कि हवाला डायरी में नाम आया लालकृष्ण आडवाणी का। मुझे वो दिन याद है, वो समय याद है। 11 अशोक रोड पर
लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की एक इम्प्रॉम्प्टू प्रेस से मुलाकात हुई, मुझे अभी भी याद है। और वो हवाला डायरी जो आखिरकार कोर्ट ऑफ लॉ में एक एविडेंस के तौर पर साबित नहीं हो पाई, उसी समय वो नाम आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने यह स्टैंड लिया और कहा कि मैं इस पद से फिलहाल हट रहा हूं क्योंकि एलिगेशन है। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। आपने चूंकि ये पॉइंट रखा ना, मैं एक काउंटर पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने। आपने आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस पार्टी और संघ को मैंने बहुत साल एक जर्नलिस्ट के तौर पर कवर किया। मेरा पॉइंट ये है कि जो प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के नारे पर बात करती थी बीजेपी, नितिन गडकरी कहे कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेट करिए, तब तक मैं हट रहा हूं अपने पद से। अब ज्ञान जी, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ। फर्क क्या है कि इस जमाने में खेल के नियम बदल गए हैं। क्या था आपको तब ध्यान हो तो ये था कि अगर चार्जशीट फाइल होना तो छोड़ दीजिए, हाँ। सिर्फ एफआईआर रजिस्टर हुई थी, सिर्फ एफआईआर। वो जमाना क्या था? वो जमाना ये था कि वहां पे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो होते थे उनको आप फंसाने की साजिशें नहीं करा करते थे। और वो केस है जहां पे नरसिम्हा राव जी ने ना केवल आडवाणी जी को फंसाने के लिए करा, उन्होंने तो अपने ही मंत्रिमंडल के तमाम लोग जो थे, वही सुधांशु मैं कह रहा हूं, बाकी पैनलिस्ट सुन रहे हैं इस बहस को। इसलिए क्या हुआ, राजनीति में जिन नियमों से राजनीति में तो आप ये कह रहे हैं कि आज की राजनीति और गंदी होगी, इसलिए नितिन गडकरी एग्रेसिवली अपने सरकारें जो हैं, जो सरकारें हैं उनके आचरण में इतना दोष आ चुका है कि वो सारी एजेंसियों को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डिमोलिश करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये नैतिकता के स्तर अब बचे नहीं है। ठीक है, नैतिकता के स्तर नहीं बचे। इनके सिंह, क्या सुधांशु मित्तल का आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग है? मैं बस यही कहूंगा कि बड़ा अच्छा आर्गुमेंट उन्होंने दिया है। शायद वो ये भूल रहे हैं कि नैतिकता के सवाल शाश्वत होते हैं, दीर्घकाल सापेक्ष नहीं होते हैं। नैतिकता का ये सवाल था कि प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ के तकाजे को लेते हुए एक उनके नेता ने जो अध्यक्ष रहे हैं, और आडवाणी का कद बहुत बड़ा है, आडवाणी जी ने उस समय इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए, और हम कोई पॉलिटिक्स कोई खेल नहीं है, मुझे नहीं मालूम सुधांशु जी, हम लोग खेल खेल रहे हैं। आज इतने बड़े समाज को चला रहे, देश की सबसे बड़ी ले रहे हैं। सुधांशु मैं पूरा वक्त दूंगा, मैं खत्म कर लूं सुधांशु जी, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें आडवाणी जी पे फिर एक साजिश के तहत बावरी ढांचे की डिमोलिशन को लेके फिर केस फाइल करा गया। फिर आडवाणी जी ने नहीं करा वो। जिस बात के लिए आप कह रहे हैं, संशु, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। एक नैतिकता का मामला और बीजेपी के तमाम आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छी आपने बात कही। मैंने इसीलिए कहा ये केस करप्शन का नहीं है, ये केस पद के दुरुपयोग का नहीं है, ये केस में सारी जो बातें निकल रही हैं वो व्यवसायिक अनियमितताओं को लेकर निकल रही हैं। क्या ये सफिशिएंट है? आप एक बिजनेस चला रहे थे और उसको कैसे चला रहे थे? सिंपल पॉइंट है। हाँ, इनके आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं संजय के पास जाऊंगा। हाँ, अभिज्ञान मैं यही कह रहा था, सुधांशु जी ने अपना बहुत लॉजिकल बात कही। हाँ। उसमें एक फैलेसी जो छोटी सी है वो ये है हाँ। कि आडवाणी जी जब दोबारा नहीं छोड़ा तो वो क्रिमिनल केस था, जो कि ट्रम्प्ड अप केस था, मोरालिटी का क्वेश्चन नहीं था। पब्लिक में हम मोरालिटी के क्वेश्चन को वेट करते हैं और पब्लिक परसेप्शन उसी से बनता है। आज दिक्कत ये है कि अगर गडकरी जी पे ये इस तरह की चीजें लगी है और उसमें से कुछ अकाट्य हैं, जैसे कि ये बताना कि साहब ये जो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर इनका ड्राइवर है, इसको इनकंट्रोवर्टिव। तो आज हम मेन क्वेश्चन पे क्यों नहीं आ रहे? और सुधांशु जी, मुझे लगता है कि जितना ही हम इस क्वेश्चन को डाइवर्ट करेंगे उतना ही पब्लिक परसेप्शन को एक शंका होगी। तो आप जैसे लोग जो हैं, जो समझते हैं चीजों को, उसको पब्लिक परसेप्शन में लाए और पॉइंट बाय पॉइंट आंसर करें तो ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस से महाबल मिश्रा मौजूद है। आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, चार्ज लगता है, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। सुधांशु मित्तल जैसे लोग कह रहे हैं कि कम से कम इनके अध्यक्ष, इनकी ये दलील है, ये कह रहे हैं कि ठीक है आप हमें इन्वेस्टिगेट करिए, हमारी इंक्वायरी करिए। कांग्रेस के लोग तो उसको भी आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं जब चार्ज लगता है। उसके बाद नए तथ्य सामने आते हैं, नई दलीलें सामने आती है और फिर कांग्रेस बैकफुट पे आती है। देखिए, सुधांशु मित्तल जी दलील अच्छी दिए हैं। स्वतः टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया, जो 5 कंपनी जो उनकी है, जो झुग्गी में चल रही है, जहां रास्ता में चल रहा, जिसका कोई एड्रेस नहीं है। सबसे पहला तो फर्जी उन्होंने किया, ड्राइवर के नाम पर, अपने नौकर के नाम पर कंपनी खोला,
जिसका आता पता कहीं प्रूफ नहीं है। तो क्या ये फर्जी नहीं है? नैतिकता के आधार पर सुधांशु मित्तल जी कह रहे नैतिकता के आधार पर गडकरी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी के जो विचार। महाबल जी, नैतिकता के आधार पर आपके हिसाब से कितने कांग्रेसियों को रिजाइन करना चाहिए, उसकी भी लिस्ट बताइए। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी पैमाने अलग अलग जब हो सकते हैं। महाबल जी माफ करिएगा, नैतिकता के पैमाने तो एक होंगे। जब रॉबर्ट वड्रा जी के बारे में या फिर किसी के बारे में आया, हमने क्या कहा? हमने कहा भाई सुधांशु मित्तल जी आपसे बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं आपको। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप बोले तो मैं बोला नहीं, आप बोलने दीजिए मुझे। सॉरी, हाँ बिल्कुल, मैं माफी मांगता हूं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये इस पद पर हैं, और ये 5 कंपनी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया है, जो झुग्गी या झोपड़ी में चल रहा था, जिसका आता पता नहीं है, डाइवर के नाम से कंपनी खोला, तो फर्जी उन्होंने किया है, चाहे व्यावसायिक में हो, फर्जरी किया है, नैतिकता के आधार पर फर्जरी किया है। और उस फर्जी केस में 164 करोड़ लोन जो दिया है वो भी फर्जी है। तो इस आधार पर वो कहते हैं हम जांच हो, मैं भी मानता हूं जांच हो, लेकिन गडकरी को पैमाना की जब आडवाणी जी के आपने उदाहरण दिया, आडवाणी जी एक आदर्श पेश किया था, गडकरी जी को उसी आदर्श पर मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के, मैं आज जेठमलानी जी उनको रिजाइन के लिए मांग कर दिया, पार्टी में मांग हो गया, इससे बड़ी बात कोई नहीं। पार्टी स्वयं चाहती है गडकरी जी अब दूसरे उसी आदर्श को आप फॉलो कर लीजिए ना, उसी आदर्श को आप फॉलो कर लीजिए। कांग्रेस के मिनिस्टर्स रिजाइन कर दे, उसी आदर्श को आप फॉलो कर दीजिए और कांग्रेस के मिनिस्टर्स रिजाइन कर दे। ये वन साइडेड डिबेट नहीं हो सकती ना स्कूल्स में। महाबल जी, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं मैं, कि मेरा खून खून और आपका खून पानी, ये जो है ये नहीं चल सकता। मैं इस आप जब बोल रहे हैं तो आपको यही पैमाना पहले उन लोगों पर अपना लीजिए जो आपके यहाँ जिन पे सारे चार्जेस प्रूव हो चुके हैं, चाहे वो सलमान भाई हो, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल जी हो, चाहे वो वीरभद्र जी हो, चाहे वो क्या कहते हैं सुबोधकांत सहाय जी हो, चाहे कोलगेट में सारे जने लिप्त हो, चाहे 3G और 2G में सारे जने लिप्त हो, चाहे CWG में सारे जने लिप्त हो, तो भैया वो तो अपने अपने पैमाने अपने यहाँ पहले संजय, प्रॉब्लम यहां पर क्या है? क्योंकि आप लोगों पर भी ये चार्ज लगता है कि ठीक है साहब, आप आरोप लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिडिया के लाइमलाइट को हॉक करके निकल जाते हैं। सिस्टम जो है, तंत्र जो है, कोई भी जांच और इन्वेस्टिगेशन उसी के तहत होना है। आप ये भी पलट कर कहते हैं कि भाई जांच और इन्वेस्टिगेशन जिनको करना है वो भी इन्हीं के लोग हैं। अब ये आप आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री कह रही है ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को क्वेश्चन किया जा रहा है नितिन गडकरी के, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि अगर कोई जांच होगी, अगर वो कांग्रेस की सरकार भी कर रही तो ईमानदार होगी? देखिए, सुधांशु मित्तल जी अभी एक बात कह रहे थे अपनी शुरुआत में, उन्होंने कहा कि भाई 99 तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे नितिन गडकरी जी, और इस कंपनी को लोन कब मिला? 2009 में। दरअसल ये तथ्य थोड़ा गलत है। 2001 में आईआरबी ने 1.85 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है पूर्ति ग्रुप में। इसका मतलब यह साबित होता है कि उनके व्यापारिक रिश्ते शुरू से पूर्ति ग्रुप के साथ, नितिन गडकरी के साथ रहे हैं, और 164 करोड़ रुपए का लोन देना यह एक जांच का विषय है। इसमें निश्चित रूप से काला धन और भ्रष्टाचार का मामला है। जहां तक कंपनियों का सवाल है, 11 कंपनी में उनका ड्राइवर डायरेक्टर हो जाता है, एक में एक ज्योतिषी डायरेक्टर हो जाता है, एक में उनके बेकरी में काम करने वाला आदमी डायरेक्टर हो जाता है। तो इस तरीके का एक पूरा जो मामला सामने आया है, आप कंपनियां बना रहे हैं, पते पर पहुंचने पे पता चलता है यहां पे साथ कोई कंपनी ही नहीं है। तो ये बात तो जोर जोर से चिल्ला कर कही जा सकती है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाए। इस प्रकरण में जब जांच पूरी हो जाएगी तो मैं हर तरीके के सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन अभिज्ञान कहीं से भी मन को विश्वास नहीं होता जब हमको लगता है कि 16 साल लग गए चारा घोटाला में आरोप तय होने में, जब हमको लगता है कि सालों साल बोफोर्स की जांच होती है और नतीजा कुछ नहीं लगता, जब हमको लगता है कि मायावती और मुलायम सिंह जी की आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई के पास है और जांच में कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, तो जब हम देश की सबसे मजबूत एजेंसियों की जांच का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि इन राजनेताओं के ऊपर जांच करके कोई कार्रवाई की जाएगी। इसमें लीपापोती करके और
बड़ी बड़ी बातें करके इस पूरे मामले को पीछे ढकेलने की कोशिश की जाएगी। मैं दूसरे पॉइंट में आपसे चीज पूछना चाहूंगा कि आपने एक शुरुआत में अपने स्टेटमेंट में एक बात बोली कि ये आज की पॉलिटिक्स है, आज का माहौल है जिसमें कोई भी किसी पर कोई आरोप लगाए वो स्टिक कर जाता है, वो चिपक जाता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल कल्चर सामने आ रहा है जहां पर नेता बैकरूम से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं और उसके जरिए पैसा कमा रहे हैं, जो की बात एक्सपोज हो गई नितिन गडकरी के केस में? अभिज्ञान जी देखिए क्या है, हाँ, एक गंदी मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और यहाँ तो ऐसी मछलियां सैकड़ों हैं राजनीतिक व्यवस्था में। और ये सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है, आज समाज का जो प्रतिबिंब है उसमें यही चीज चल रही है जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए, देश इस समय एक बड़ी गंभीर समस्या से जूझ रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि देश में उस विषय को लेके आक्रोश है और बड़ा चिंतन है। मैं सबसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के विषय को हल्की तरह से हमें नहीं उठाना चाहिए। क्यों? कि अभी हमने जनता में एक संवेदना पैदा करी है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके। लोग सड़क पे निकले हैं कि भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। इसका एक दूसरा पहलू है कि अगर इस संवेदना को अगर हम लोगों ने खत्म कर दिया, हल्के पने से इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमने अगर बातचीतें करी, तो क्या होगा? ये जो संवेदनशीलता है ये संवेदनहीनता हो जाएगी और इस देश में लोग फिर भ्रष्टाचार के। आपको लग रहा है कि अगर नितिन गडकरी पर सवाल उठ रहे हैं तो हम भ्रष्टाचार? बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे क्या कहा? हाँ, तभी क्या कहा? हाँ, कि उन पे सवाल उठे, हाँ, बहुत ठीक है, लोगों ने तथ्य सामने रखे, बहुत ठीक है, 15 दिन में जांच करवाइए ना। हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा जांच करेगी, हम क्या कह रहे हैं? एक निष्पक्ष जांच। अच्छा, निष्पक्ष क्या है? मीडिया तय कर ले, चलिए निष्पक्ष जांच करवाइए। नहीं, और कोई सुनिए जांच का दायरा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट नहीं, ये सरकार के लिए जांच का कोई दायरा नहीं है। आज के दिन न्यायिक व्यवस्था के अंदर जांच किसी तरह की भी हो सकती है। मेरा कहना है जांच करवाइए और कोई जांच की जरूरत नहीं है 6 महीने लगने हैं या साल भर लगने हैं। अगर इतने ही पारदर्शी तथ्य हैं, इफ इट इज सच एन ओपन एंड शट केस, तो कोई भी जांच फटाफट कंक्लूड कर देगी है। और कंक्लूड कर दे तो मैंने कहा पार्टी का मत और नितिन गडकरी जी का खुद का मत क्या है कि अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं ना केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। मैं देखना किसी भी आदमी को आप हैंग करने से पहले क्या कहते हैं? हाँ, न्याय क्या कहते हैं? न्याय संगत चीज क्या होती है? हाँ, कि भाई आप किसी को हैंग करने से पहले हाँ, उसका गुनाह क्या है, हाँ, वो बताएंगे, उसके खिलाफ प्रमाण क्या है, हाँ, वो साबित करेंगे, उसके बाद ही तो सजा देंगे ना। हाँ, इनके फिर यही मैं इसी इनके इस पॉइंट पर पूछना चाहूंगा, क्योंकि फिर ये घूम फिर आता है। ठीक है, आप जांच करा लीजिए, आप 15 दिन में जांच के रिजल्ट लेइए। जांच के रिजल्ट अगर आएंगे, कहेंगे साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की जांच है, कांग्रेस की जांच है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम तो यही पर आके रुक जाती है ना इनके। सुधांशु जी, आपने बहुत अच्छा हाई मॉरल पोजीशन लिया है और बहुत अच्छा लगा कि आपने हाई मॉरल पोजीशन लिया है। इसी को हम थोड़ा रिवर्स कर दे और ये कहे कि जब तक जांच नहीं होता है मैं इस पद पे नहीं रहूंगा, तो क्या ये जनता में एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं देता? आप करप्शन को लेकर इतने चिंतित है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आपका लीडर अगर इस तरह के आरोप हैं तो नैतिकता का तकाजा है कि वो खुद ही कहते हैं इनके नेता वो मौजूदा पद से तो हटने की बात दूर है, वो तो दिसंबर में उनका टर्म खत्म हो रहा है। उन्होंने तो आज तक ये बयान में नहीं दिया कि चूंकि ये मेरा सामने मामला आ गया है, अगर दिसंबर में मुझे कहा भी जाता है सेकेंड टर्म के लिए, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा जब तक ये टर्म इन मामलों से मेरा नाम ना हट जाए। अभिज्ञान जी, यही मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी की बात से मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, आप सिंह साहब, मैं सिर्फ एक चीज कह दूं। हाँ, देखिए, किसी भी विषय पे अगर पूर्व निर्धारित विचार से हम लोग स्टैंड लेंगे तो फिर मैं जो कह रहा हूं ये हल्कापना हो जाएगा। इसमें आपको आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सारे विषय को देखना चाहिए। आइसोलेशन में लेके आप
स्टैंडर्ड सेट करने की जो बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात से। हमारी बात में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर यही स्टैंड कंसिस्टेंटली सब चीजों के लिए होना चाहिए तो भाजपा के लिए भी कोई एब्रेशन नहीं होनी चाहिए। जो नियम है वो सबके लिए लागू होने चाहिए। आडवाणी जी ने क्या कहा कि इस विषय पे ना तो कोई कंसेशन होना चाहिए, ना कोई वो होना चाहिए, छुपाव होना चाहिए। बड़ा सीरियस विषय है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जहां की व्यवस्था में आज इल्जाम लगाते वक्त कैसे कैसे इल्जाम लग जाते हैं और बाद में सत्यता कैसी कैसे निकल आती है, इसलिए बिना किसी जानकारी के किसी को हैंग कर देना आसान नहीं है, गलत है। क्योंकि किसी को हैंग नहीं करा यहाँ पे। हाँ, और राजनीति के अंदर इन विषयों को जनता के बारे में सोचिए। आज के परिप्रेक्ष्य में शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले का परिप्रेक्ष्य। सुधांशु मित्तल ऑनेस्टली एडमिट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में इस वक्त कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज की पॉलिटिक्स बदल गई है। बाबल मिश्रा साहब, प्रॉब्लम यही है, जांच किसकी हो, कौन करे, कब करे, उसका एक मिनट सुधांशु जी, उसका कंक्लूजन क्या हो? प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। अज्ञान जी, जांच का विषय इसमें नहीं रह गया, क्योंकि जांच ऑलरेडी हो गया। जो 16 कंपनी में 5 कंपनी ऐसे है जो झुग्गर झोपड़ में चलती है, जहां हमको कुछ देखा नहीं। जांच ये है जो 2001 में आरबीआई कंपनी में उनको लोन दे दिया जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 99 में थे। तो इसका मतलब साबित हो गया, ये भ्रष्टाचार का लोग साबित हो गया। ऑलरेडी 5 कंपनी फर्जी। महाबल भाई ने जो कहा, मैं सिर्फ 1 मिनट में उसका कहना चाहता हूं। देखिए, कौन हमें क्या सिखा रहा है? यहां तो मीडिया ने तथ्य पेश करे ना, किसी जांच एजेंसी ने नहीं करे। सलमान भाई के केस में क्या हुआ था? सरकार की खुद की जांच में निकला कि ये फर्जी दस्तावेज हैं। ये जिन जिन अफसरों के नाम लिखे हुए हैं वो अफसर है ही नहीं, या जिनके हैं उनके सिग्नेचर नहीं है, उसके एफिडेविट है। मैंने कहा यहां तो मीडिया का है, वहां पे जांच जो है सरकारी जांच है, इन्हीं की सरकार है। उसके बाद इनका क्या रिएक्शन है? अरे भाई, ठीक है, मेरा कहना है हम लोग जो हैं ये इस तरह का ढोंगीपना जो है, मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु मित्तल ने मुझे सुधांशु मित्तल ने एक चीज, इससे क्या होता है कि राजनीतिक विश्वसनीयता जो है, जब हम एक चेहरा कुछ और दिखाते हैं, दूसरा चेहरा कुछ और रखते हैं, तो राजनीतिक विश्वसनीयता पे धक्का पहुंचता है। आज हम लोग जो सब जने करे में खड़े हुए हैं, इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और हो जाते हैं, खाने के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एक मिनट, आप सब लोग इंतजार कीजिए, मैं वापस आऊंगा इनके और आपसे इस ब्रेक के बाद का डिस्कशन शुरू करूंगा। तो प्रॉब्लम क्या है? सुधांशु मित्तल ने ही मुझे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने का पॉइंट दिया। पॉइंट इनका यह कहना है कि 10 साल पहले की जो पॉलिटिक्स थी वो अलग है, आज का जो राजनीतिक माहौल है वो अलग है। क्या आज के राजनीति की प्रॉब्लम है बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन? जो लोग व्यापार कर रहे हैं और वो जब नेता होते हैं, क्या उसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज की प्रॉब्लम है? हम उस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इल्जाम लगते रहे हैं और अदालत ने उन्हें सजा दी है। नितिन गडकरी कहीं भागने वाले नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो भी आरोप लगे हैं सबकी जांच हो। तो मैं इस डिस्कशन को सुधांशु मित्तल के पॉइंट से आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले की सियासत अलग थी। क्या राजनीति का जो माहौल है उसकी प्रॉब्लम है? इनके सिंह जो एक इश्यू को हम नहीं एड्रेस करते, नितिन गडकरी के मामले में भी वो बात उठती है लेकिन कहीं पर घूम कर रह जाती है। क्या प्रॉब्लम है जिस संस्कृति से बीजेपी भी पीड़ित है, ऑफ बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वो नेता की कुर्सी पर बैठे और यहां तक की कुर्सी पर बैठे कि वो बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। देखिए, बहुत सही आपने सवाल किया। अभी क्या एक प्रॉब्लम ये है कि हम आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर कांग्रेस गलत है, वो लोग इंक्वायरी अपनी नहीं करा रहे, तो मेरी क्यों होनी चाहिए? आप जरा जनता की सोचिए कि वो कितना बिट्रेट फील कर रही होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का, उसके बारे में ये वहां पे रॉबर्ट वाड्रा को लेके सोनिया गांधी पे छींटे पड़ रहे हैं। तो आप जरा सोचिए उस जनता का। और उसमें जब सुषमा जी ये देती है लॉजिक कि देखिए साहब, नितिन गडकरी कितने नैतिक है कि 15 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहीं भागे नहीं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इससे क्या आप जनता नहीं, लेकिन जो मेरे संस्कृति का पॉइंट है, क्योंकि ये मैं वही चीज एग्जैक्टली सुधांशु से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, व्यवसायिक से बने हुए नेता,
अच्छा जी अभी नैतिकता का सवाल देखिए ऐसा मैं आऊंगा अभिज्ञान- सुधांशु, आपको इस पर अभिज्ञान आपसे तो सवाल नैतिकता पूछूंगा का सर। सवाल जो है हाँ। वो शाश्वत होता है। नैतिकता का सवाल एक दिन का नहीं होता। यहाँ पे सवाल नैतिकता का है और वो दिक काल सापेक्ष नहीं होता ठीक है है, सुधांशु, कि अब मैं चाहूंगा यहाँ आप पे respond नैतिकता करें। कुछ आप और है, भी एक चेन्नई में और हो businessman जाए। turned politician, देखिए, आपका अपना व्यवसाय है और आप एक नेता भी हैं। एक मैं ये जो प्रश्न आपने कहा ना कि व्यवसायिक व्यक्ति राजनीति में नहीं आए, कौन आए? कौन आए? लाखों रुपए जनता से झूठ सच बोलने वाला वकील आ जाए, हैं? ठीक है, स्कूल कॉलेज में ना जाके पढ़ाने वाला टीचर आ जाए और अपनी रोजी रोटी खुद कमा के जिंदगी व्यवसाय के द्वारा सुधांशु, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको। मैं एक सेकंड हाँ। ये जो इस मोल्ड में आप राजनीति को सीमित करना चाहते हैं, ये ना तो ठीक है ना वर्ल्ड वाइड इसका एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा है। राजनीति सुनिए क्योंकि सुधांशु, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए आप सुधांशु, क्योंकि आरोप ये लगता है कि जब कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो पॉलिटिशियन बनने के बाद, नेता बनने के बाद अपने बिजनेस को बढ़ाता है, अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाता है। ये धारणा का एलिगेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये वही तथ्यों कह पर रहा आधारित हूं। allegation। अभिज्ञान अभिज्ञान जी, जी, आज तक अभिज्ञान जी। हिंदुस्तान की राजनीति में जिन व्यक्तियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनमें कितने व्यवसायी थे? पहले देखिए किन पे लगे। चारा घोटाला में कौन थे? वो व्यवसायी थे क्या? ठीक है, वो फोर्स में कौन थे? वो व्यवसायी थे क्या? आप 2G में जिन पे लगे वो व्यवसायी हैं क्या? CWG में जिन पे लगे व्यवसायी हैं क्या? कोलगेट में जिन पे लग रहे हैं व्यवसायी हैं क्या? तो अरे भाई, भ्रष्टाचार के आरोप कोई ना व्यवसायी या उसकी व्यवसायिक गतिविधि को देख के नहीं लग रहे हैं। और आज तक का इतिहास में व्यवसायी जो है वो भ्रष्ट हुआ है, बाकी ईमानदार हुए, ये नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा कहना है जो आपकी जो अजम्पशन है, मैं ये कहते नहीं कह रहा हूं कि कोई व्यवसायी नहीं है तो भ्रष्ट नहीं हुआ है। नेता तो व्यवसायिक व्यक्ति से, बिजनेसमैन से जुड़कर ज्यादा भ्रष्ट हुआ, ये फैक्ट है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। हाँ, Worldwide leadership has come from people from accomplished backgrounds, हाँ। जिनकी पृष्ठभूमि में समृद्धि थी, उनमें सेवा की भावना ज्यादा निकली। ये इतिहास विश्व का है। तो इसलिए मेरा सिर्फ कहना है कि इस नैरो पैरामीटर्स में इस डिबेट को ले जाके हम लोग कहीं मुख्य मुद्दे से, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संघर्ष होना चाहिए, उस मुद्दे से हम लोग सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कि बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन एक सफल फॉर्मूला है। हाँ महाबल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहता हूं, ये व्यवसाय से राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। इससे मैं सहमत हूं इनसे। हाँ। जो व्यवसायिक भी पॉलिटिशियन हो सकता है लेकिन अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ा रहे। हाँ। जो लोग बढ़ा रहे हैं उन पर गडकरी जी को साबित हो गया है, बाकी लोग व्यवसायी नहीं है, ये बात तो अलग बात है। व्यवसायी होना और राजनीतिक होना अलग अलग बात है। व्यवसायी भी राजनीतिक हो सकता है, हम भी व्यवसायिक हैं। इसका मतलब ये नहीं व्यवसायिक राजनीतिक में नहीं जा सकता। जहां तक सुधांशु मित्तल जी कहें जो 10 साल के राजनीति में अभी की राजनीति में अंतर है, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं जब से RTI ब्लैक मेलर लोग पैदा हो गए, ब्लैक मेल करके कुछ राजनीति को बदनाम करने की चाल चले हैं। लेकिन सभी राजनीतिक भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं है। जहां तक सुधांशु मित्तल गडकरी की पॉइंट महाबल जी बहुत सीधा सा है सर, पॉइंट बहुत सीधा सा है। लोगों के मन में धारणा है, परसेप्शन है। जिस बात को इनके उठा रहे थे, लोगों को लगता है कितने आंकड़े हैं, कितने एफिडेविट्स हैं जो हम गिना सकते हैं कि कोई नेता जब अपने पद पर रहता है तो उसकी अपनी वेल्थ क्रिएशन, जो पैसा कमाने की ताकत है, वो कहां से कहां मल्टीप्लाई कर जाती है। नेता की बात करो। एक मिनट, मैं आपकी बात माना। एक मिनट। और यही बात फिर और भी अप्लाई होती है कि अगर कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन होता है तो वो कहां से कहां एक सेल्फ ग्रोथ करता है, राजनीति के रास्ते से अपनी पद का दुरुपयोग करके। धारणा ये है। हाँ महाबल जी। नहीं, सभी अब ज्ञान जी सभी आदमी की ऐसी नहीं है, सभी के लिए मापदंड एक जैसे नहीं है। हाँ। कुछ लोग उसमें करते हैं, इसमें दो मत नहीं है, जो पिछले दिनों साबित भी हुआ है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे, कोल का वो जिक्र किया, जब 2G की बात आई, हाउस नहीं चलने दिए, कोल में हाउस नहीं चलने दिए, इसलिए नहीं चलने दिए कि आरोप भाजपा पर साबित हो रहा था। जो 59 में से 54 अलॉटमेंट हुआ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चलते। तो आज किस नैतिकता को, उस समय प्रधानमंत्री को रिजाइन मांग रहा था, तो आज भारतीय जनता पार्टी के
जो सीनियर जेठमलानी जी वो कहते सारे फंड मेरे पास विषय से जो रिजाइन कर जाऊंगा अब विषय से अलग जा रहे संजय सिंह जेठमलानी जी संजय सिंह स्वयं जेठमलानी जी कहे कि रिजाइन करने मांग रहे हैं आपसे एक पार्टी में आपसे हम फिर हल्की राजनीति कर रहे प्रॉब्लम हैं। जो है ये कि राजनीति में पैसा आ गया, राजनीति में ताकत आ गई, नेता इतने पैसे वाले बन गए, क्या ये बिजनेस से लिंक्ड नहीं है कहीं ना कहीं? गंभीर विषय पे हल्की राजनीति नहीं करें। जनता में अविश्वास है नेताओं के प्रति, एक मिनट, और इस सुधांशु जी, अविश्वास को अगर हमें विश्वास में बदलना है तो ये बड़ा गंभीर विषय, इसको गंभीरता से लेके इसके समाधान निकालिए, हल्की राजनीति नहीं करिए। आरोप मैं पर वक्त कम है, संजय सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे। गंभीर राजनीति, अभिज्ञान मुझे बात करने दे। हाँ देखिए, गंभीर राजनीति, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता के साथ पिछले दिनों में राजनीति कर रही है और वो भ्रष्टाचार से लड़ भी रही है। ये बात अलग है कि बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोगों को अपनी पार्टी में लाकर वो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं, और नैतिकता की बात अगर आप करते हैं और आप मानते हैं कि 10 साल में राजनीतिक गिरावट आई है, तो आज राजनीतिक गिरावट ये आई है अभिज्ञान। सुधांशु जी, आप अकेले बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप अकेले बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। सुधांशु, आप पहले सुन लीजिए बात को, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। एक मिनट आप पूरी बात पहले सुन लीजिए। आप अकेले बोलने के लिए नहीं आए। तो जब कोलगेट की बात आप कर रहे हैं, कोयला घोटाले में कोयले की खदान सुबोधकांत सहाय के भाई को मिली, श्री प्रकाश जायसवाल के रिश्तेदारों को मिली, और अजय संचेती जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी मिली। तो आप कैसे जांच कराएंगे और कौन सी कार्रवाई करेंगे? आपके दो मुख्यमंत्रियों ने लिख कर दिया कि नहीं, कोयला खदानों की नीलामी नहीं होनी चाहिए। अब आप कोलगेट की बात करेंगे और उसकी जांच होगी तो कैसे निष्पक्षता से जांच होगी? तो आप दोनों पार्टियों के नेता ये चाहेंगे कि ये जांच लटकी रहे और सालों साल चलती रहे। पिछले दिनों जो देखने में मिला है, जांच की बात करके सिर्फ मामले को लटकाया जाता है। जेपीसी बन जाए, चाहे सीबीआई की इंक्वायरी लग जाए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। संजय, माफी चाहूंगा, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर एक ब्रेक। जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि जांच जो है ये भारतीय राजनीति का सबसे पुराना टाइम टेस्टेड, टाइम बाइंग फॉर्मूला है कि जांच में डाल दो और अल्टीमेटली वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाए। मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आखिरी हिस्से में बहुत कम वक्त होगा, मैं सीधा सवाल इस पैनल से पूछूंगा, क्या नितिन गडकरी को इस वक्त अपनी प्रेजेंट पोजीशन पे, कि उनको आगे बीजेपी का अध्यक्ष बने रहने का एक्सटेंशन मिलता है नहीं, क्या उनको प्रेजेंट पोजीशन पर बने रहना चाहिए? आप कहीं मत जाइएगा, इसी पैनल से मैं सवाल पूछूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद। वक्त मेरे पास बहुत कम है, सवाल बिल्कुल सीधा सा है। हमने 10 साल में कितनी राजनीति बदली है उसकी बात की। मैंने सवाल को उठाया कि क्या वाकई ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, संस्कृति बदल रही है, इसमें योगदान दिया है बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन ने। लेकिन सवाल इस वक्त बिल्कुल सीधा सा है कि नितिन गडकरी का बचाव अपनी जगह है, लेकिन क्या नितिन गडकरी को इस माहौल में अपने पद पर बने रहना चाहिए? इनके सबसे पहले आपसे अभिज्ञान, बहुत बढ़िया ये बात है। देखिए, इस समय हो ये रहा कि पूरे पॉलिटिकल क्लास से एक ट्रस्ट घटता जा रहा है जनता का, और इस समय जरूरत यह है, क्योंकि बीजेपी को आमतौर पे ये माना जाता था कि एक अच्छी पार्टी है, शुचिता का कुछ एलिमेंट इसमें है इन कंपैरिजन टू दूसरी जो नेशनल पार्टी है, ये माना जाता था। लेकिन आज जब स्थितियां हो रही हैं और ये रेस्पॉन्स आ रहा है, तो कहीं जनता का वो ट्रस्ट घटता जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट खत्म हुआ है, पॉलिटिकल क्लास पे खत्म हुआ है, लिहाजा कहीं डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट न खत्म हो जाए। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सुधांशु जी बहुत अच्छी बात करें, करप्शन को ट्रिवियलाइज न किया जाए। इसी ट्रिवियलाइजेशन ना करने की श्रेणी में अगर कहीं अध्यक्ष जी इस्तीफा दे दे तो मेरे ख्याल से बीजेपी बच जाएगी, और बीजेपी बचेगी तो देश का जो कॉन्फिडेंस है पार्टी पे या कांग्रेस पे, कांग्रेस के लिए भी मैं वही कहता हूं कि आज वो महाबोध मिश्रा चाहे जो भी कहें, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर फर्म डिसीजंस नहीं लिए गए तो ये ट्रस्ट जो है जनता का ये खत्म हो रहा है, और ये फर्म डिसीजंस नहीं लिए गए तो ट्रस्ट खत्म हुआ। महाबल जी, बहुत कम समय 20 सेकंड में आप तो यही कहेंगे नितिन गडकरी को हट जाना चाहिए?
नहीं, मुझे तो ये है जब राम जेठमलानी स्वयं मांग रहा है, उनके पार्टी के लोग मांग रहे हैं, संघ ने उनके हाथ खींच लिया, जब भारतीय जनता पार्टी जैसा फैसला करेगा तो स्वयं। आपने मेरी बात का जवाब दीजिए, लेकिन अगर नितिन गडकरी कभी हटे, ऐसी परिस्थिति आई तो मैं कांग्रेस में कौन कौन हटना चाहिए इस पर वादा करता हूं, जरूर प्रोग्राम करूंगा। पिछले दिनों आपने देखा था कांग्रेस पर कि मैंने उनके कामकाज पर मुकाबला में सवाल उठाए थे। संजय, सोल्यूशन क्या है? क्या नितिन गडकरी के अपने पद से हटना सोल्यूशन है? देखिए अभिज्ञान, ये बहुत बड़ी नैतिकता की बात आप कर रहे हैं राजनीति में। मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से इस्तीफा देंगे, क्योंकि रमन सिंह आयरन ओर देने के मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त है। येदुरप्पा का मामला सबके सामने आया, हजारों करोड़ रुपए के आयरन ओर बेच दिए। आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान पे रिलायंस को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। तो नितिन गडकरी के ऊपर जो भ्रष्टाचार लगा है, नैतिकता ये जरूर कहती है कि उनको तत्काल वो हटे, लेकिन ऐसा और जब नहीं तक होगा। उनके खिलाफ जांच हो रही है तब तक तो उस पद पे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए संजय भाई और महाबल भाई की जो सोच है वो तो प्रिडिक्टेड लाइन पे जाएगी। प्रश्न आता है सिंह साहब का और आपका, आप दोनों मीडिया वाले हैं। आज सुबह से हर टेलीविजन चैनल एक दिखा रहा है कि एक एडिटर ने एक व्यवसायी से 100 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजिंग मांगी इस बात के लिए कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं दिखाऊंगा। आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि उसको इस्तीफा होना चाहिए। समाज को आइसोलेशन में लेना चाहिए। और एक सेकंड, और जो जने पॉन्टिफिकेशन कर रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है विश्वसनीयता क्यों खराब हुई है कि मैं बात करूं बड़ी बड़ी, मेरा आचरण रहे सड़ा सड़ा। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हम गलत है वो छोड़ दीजिए, पब्लिक डोमेन में आप इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। आपकी बात से इस डिबेट को एक्सटेंड किया इसी पे कि बात करें हम बड़ी बड़ी, खासतौर पे जब बाइक हाथ में हो और आप भाषण दे रहे हो और आचरण आपका छोटा नजर आए। ये सबक सबके लिए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, ये कोई किसी के लिए अलग से सबक नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी से जुड़े मामलों पर बहस या सवाल आज ही खत्म हो रहे हैं। ये आगे यकीनन बढ़ते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।